हम लोग आज इफ़ेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम लोग प्लेन मिरर को रोटेट करते हैं तो उसका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कैसे रोटेट करेगा, ये हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम एक इमेज ड्रॉ करते हैं। एक इमेज ड्रॉ करेंगे हम लोग, उसमें प्लेन मिरर को कंसीडर करेंगे। एक ये अपना प्लेन मिरर है। सपोज इनिशियली इस पे एक इंसिडेंट रे ऐसे आ रही थी ओ पॉइंट पे, और ये रिफ्लेक्ट होकर, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बताया था कि जितने एंगल से वो आएगी इंसिडेंस करेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सपोज ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, और ये नॉर्मल हम इस पर ड्रॉ करते हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। इस पर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे को हम लोग आई से डिनोट करते हैं और रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग R1 से डिनोट करते हैं। ये फर्स्ट है, जबकि रोटेशन नहीं हुआ था मिरर का, तब ये R1 है, ठीक है। और जब अब क्या करते हैं हम लोग, इसको थीटा से रोटेट कर देते हैं। थीटा से हम लोगों ने मिरर को नीचे की तरफ रोटेट किया है। अब सपोज मिरर की पोजीशन, कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि समझ में आए। हम लोग इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में थीटा से रोटेट कर रहे हैं। दैट मीन्स ये एंगल थीटा हो गया। ये अपना मिरर का नया पोजीशन है। तो अब हमको निकालना है कि जब थीटा से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में रोटेट हो गया तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट करेगा। रिफ्लेक्टेड रे का हम लोग निकालेंगे कितना रोटेशन होगा। तो ये एज ए थ्योरी मैं पहले आपको बता दूं कि जब इंसिडेंट रे फिक्स्ड है और मिरर को हम लोग रोटेट करते हैं थीटा एंगल से, तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स थ्रू 2 थीटा एंगल इन सेम डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में मिरर मूव करेगा उसी डायरेक्शन में रोटेशन होगा रिफ्लेक्टेड रे का। यहाँ पे मिरर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये भी इसी डायरेक्शन में होगा। लेकिन ये कैसे होगा इसको हम लोग पहले देखते हैं, ठीक है। तो सपोज इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस था फाई। क्या था? फाई। इनिशियली जब मिरर इस पोजीशन में था उस समय, हम लोग इसको ब्लैक से ही दिखाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जब मिरर का पोजीशन चेंज होगा तो हम लोग कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, ये जब इनिशियल पोजीशन में था तो ये फाई एंगल बना रहा था नॉर्मल से, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस फाई है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? फाई होगा, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इसका पोजीशन चेंज हो गया, जब ये थीटा से मूव कर गया, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये चूँकि मिरर मूव किया है तो इमेज भी कुछ मूव करेगा, क्योंकि इसका नॉर्मल मूव कर जाएगा। अब सबसे पहले इसको देखें, जब ये थीटा से इधर मूव करेगा तो इसका जो नॉर्मल पहले था इस पोजीशन पे वो भी थीटा से मूव कर जाएगा। अब सपोज न्यू पोजीशन में इसका नॉर्मल कुछ इस तरह से है,
ठीक है। कुछ इस तरह से ये भी क्या हो गया, थीटा से मूव करेगा। ये एंडस हो गया पोजीशन, नॉर्मल का प्रीवियस पोजीशन एन था, अब एंडस पे आ गया। ठीक है, तो ये भी थीटा से ये मूव कर जाएगा। अब ये कितना है, ये 90 डिग्री होगा ये पूरा, क्योंकि ये नॉर्मल है। ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होगा। ठीक है, और ये थीटा है। और हमारा अब जो है, जब नॉर्मल यहाँ आ गया तो नॉर्मल के अलॉन्ग हमारा रिफ्लेक्शन होगा, कुछ इस तरह से जाएगा। इसको हम लोग नया पोजीशन पे जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसको हम लोग R2 मान लेते हैं। ठीक है, ये नया है। तो जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, R1 यहाँ था, R2 अब यहाँ आएगा, तो डिफ्लेक्शन कितना होगा, ये एंगल, इसको सपोज ऐसे डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को इस साइन से डिनोट कर रहे हैं। तो हमको यही निकालना है कि अगर थीटा एंगल से हमने मिरर को रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे का जो डिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा। ठीक है, यही मुझे निकालना है। यानी दैट मीन्स हमको IOR, एक सेकेंड, ये मुझे डेल्टा की ये इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले समझते हैं। ये थीटा एंगल है, ये फाई एंगल है, और ये भी थीटा एंगल है। अब देखिए, ये जो नॉर्मल का जो नया पोजीशन है कुछ इस तरह से है ना, ये नॉर्मल का नया पोजीशन है। ठीक है, इसमें कुछ इस तरह से ये फाई एंगल, ये जो दिख रहा है ये फाई एंगल, और ये थीटा है, ये कितना है, थीटा है, और ये नया नॉर्मल है, एन डैश है। ठीक है, और ये R2 डैश है, ये R2। तो ये थीटा प्लस फाई जो है, ये जो पूरा एंगल हो गया, ये नए नॉर्मल के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो नए नॉर्मल के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, इसके इक्वल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, थीटा प्लस फाई हो गया नए नॉर्मल के लिए। तो यही हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नए वाले नॉर्मल के लिए। ठीक है, इसका मतलब हो गया यहाँ से यहाँ जो पूरा एंगल है ये क्या हो जाएगा, थीटा प्लस फाई, क्योंकि इधर थीटा प्लस फाई है नॉर्मल से इस साइड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो न्यू पोजीशन में, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा प्लस फाई हो जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं एंगल IOR2। ये जो पूरा एंगल है, इंसिडेंट रे और ये जो O पॉइंट है और ये R2, इसका पूरा एंगल कितना होगा, ये हम लोग निकालते हैं। एंगल IOR2 इज इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले ये फाई प्लस थीटा, और फिर यहाँ से यहाँ, तो ये टोटल एंगल हो गया यहाँ से यहाँ। तो ये फाई है प्लस थीटा है, और ये यहाँ से यहाँ कितना है, थीटा प्लस फाई है। ये दोनों डबल हो गया, फाई भी डबल, थीटा भी डबल। दैट मीन्स इसकी वैल्यू हो गई 2 इंटू थीटा प्लस फाई। ठीक है, अब ये 2 इंटू थीटा प्लस फाई, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है, ये डेविएशन का एंगल है। ठीक है, इस एंगल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एंगल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, ये थीटा एंगल हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक 90 था। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 प्लस
90 माइनस 5, ये 90 माइनस 5 हो जाएगा। हम लोग इस एंगल को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से हम लोग देख चुके हैं, सॉरी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है। उसी तरह से ये जो नया मिरर होगा इसका जो इस साइड का एंगल होगा और ये नया मिरर का इस साइड का एंगल होगा, ये पूरा, ये दोनों सेम होगा, यानी कि ये भी 90 माइनस 5 होगा। ठीक है, 90 माइनस 5 होगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। अब हम लोग यहाँ पे एंगल IOR2 को हम लोगों ने इस फॉर्म में बताया 2 इंटू थीटा प्लस 5। ठीक है, अब एक और हम लोग यहाँ से देख सकते हैं IOR2। आप पहले से अगर देखेंगे, अब मैं इसको फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, जो प्रीवियस मिरर जब ऐसे था तो ये I था, ये R1 था, और इसमें हम लोग नॉर्मल से हम लोगों ने एंगल बनाया था फाई, और ये फाई एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये था। अब नए पोजीशन में क्या हो गया है, ये रिफ्लेक्ट होकर R2 यहाँ चला आया, इसके मूव करने से, रोटेशन होने से, और इसको ही डिफ्लेक्शन एंगल हम लोग डिनोट कर रहे थे, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो एंगल अब यानी कि यहाँ से यहाँ अगर पूरा हम लोग देखें तो ये 5 प्लस लैम्डा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 इंटू थीटा प्लस 5, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 5 प्लस लैम्डा, इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 थीटा प्लस 2 5 इज इक्वल टू 2 5 प्लस लैम्डा। अब दोनों साइड 2 5 है, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा। यानी हमको यहाँ से क्या मिल गया कि लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 2 थीटा। दैट मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन जो है, एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया, 2 थीटा हो गया, 2 थीटा हो गया। यानी कि अगर मिरर हम लोग थीटा से रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट करेगा, 2 थीटा से करेगा। और रोटेशन का एंगल क्या होगा, यहाँ हम लोग थीटा, ये क्लॉकवाइज हम लोगों ने मूव कराया था, और यहाँ पे आप देखिए ये R1 से R2 जा रहा है, ये भी क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही है। ये थीटा भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन था और ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। यानी जिस डायरेक्शन में मिरर रोटेट करेगा उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट करेगा। मिरर थीटा से रोटेट करेगा तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट करेगा। ठीक है, अब हम लोग ये समझ गए। इसके बाद अब आते हैं हम लोग वेलोसिटी देखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। जब कोई चीज़ रोटेट कर रही है तो डेफिनेटली उसमें एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी हो सकती है। तो हम लोग देखेंगे कि जब रोटेट कर रही है तो इसका एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन आता है, इमेज का, सॉरी मिरर के एंगुलर वेलोसिटी में एंड रिफ्लेक्टेड रे के एंगुलर वेलोसिटी में। तो पहला रिलेशन जो हम लोग को मिला, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 2 थीटा। यानी थीटा क्या है, थीटा है मिरर जितने एंगल से मूव किया, एंड ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है रिफ्लेक्टेड रे जितने से मूव किया। अब हम लोग इसको टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये क्या आएगा, डी लैम्डा बाई डी टी इज इक्वल टू डी 2 थीटा बाई डी टी। 2 को बाहर कर देंगे हम लोग, 2 डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, अब हम लोग ये एक्चुअली लैम्डा को हमने लिया था, किसका एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड रे का डेविएशन है। तो रिफ्लेक्टेड रे है तो आर से डिनोट करते हैं। तो ये हम लोगों ने लिया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, एंड थीटा किसका था, मिरर का, मिरर मूव कर रहा था, थीटा से रोटेट कर रहा था। तो ये डी थीटा बाई टी को हम लोग ओमेगा मिरर
मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर लेते हैं, यानी रिफ्लेक्टेड रे का एंगुलर वेलोसिटी मिरर के एंगुलर वेलोसिटी का भी क्या होगा, डबल होगा। यानी जो रिलेशन हमको एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर में आया वही यहाँ भी आया। यानी अगर ओमेगा एम वेलोसिटी से अगर कोई मिरर मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा आर वेलोसिटी से रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगी एंड ओमेगा आर की वैल्यू 2 इंटू ओमेगा एम होगी। ठीक है, तो ये पहला रिलेशन आ गया, ये दूसरा रिलेशन आ गया। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा आर क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे एंड ओमेगा एम क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर। ओके, तो हम लोगों ने एंगल में जो रिलेशन था वो देख लिया और एंगुलर वेलोसिटी में जो रिलेशन था वो देख लिया। ठीक है, अब हम लोग एक अलग केस लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जिस तरह से हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी को निकाला, अगर इसको हम फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एंगल को डिफरेंशिएट किया तो हम लोग को वेलोसिटी मिल गई, एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं ओमेगा आर इज इक्वल टू 2 ओमेगा एम। अगर इसको हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी ओमेगा आर अपॉन डी टी 2 डी ओमेगा एम अपॉन डी टी। तो यहाँ से हमको ये मिल गया एंगुलर एक्सेलरेशन। सपोज इसको अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, अल्फ़ा आर इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फ़ा एम। ये एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू 2 इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ मिरर। तो यहाँ पे अल्फ़ा आर क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे एंड अल्फ़ा एम क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ मिरर। तो इन दोनों के बीच का भी रिलेशन हम लोगों ने डिराइव कर दिया। ओके, अब हम लोग आते हैं एक अलग केस लेते हैं। अभी हम लोग क्या किया, हम लोगों ने इंसिडेंट रे को फिक्स रखा था और मिरर को हम लोगों ने रोटेट किया था। अब एक केस ऐसा भी हो सकता है कि मिरर फिक्स हो और इंसिडेंट रे को रोटेट कर दिया जाए। इस केस में रिफ्लेक्टेड रे का डिफ्लेक्शन कितना होगा, डेविएशन कितना होगा, ये हम लोग डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं इसके लिए। ये एक प्लेन मिरर है, इस पर एक इंसिडेंट रे आ रही है और ये फिर क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है। यहाँ से इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पे नॉर्मल है, ये नॉर्मल हो गया। ये इंसिडेंट रे है, आई से डिनोट करते हैं इसको, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, आर से सपोज डिनोट किया इसको। यहाँ पे एंगल मैंने गलत लिख लिए, सॉरी, एक सेकेंड। डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे गलत लिख दिया था। ये इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या कह रहे हैं कि मिरर फिक्स रहता है, मिरर में कोई रोटेशन नहीं हो रहा है। हम लोग रोटेशन किस में कर रहे हैं, इंसिडेंट रे में। सपोज इंसिडेंट रे क्या होगा, ऐसे, अब इस पोजीशन में होगा। सपोज इसको I1 से डिनोट किया, इसको R1 से डिनोट किया।
अभी I2 हो गया। I2 मतलब इंसिडेंट रे का सेकंड पोजीशन है जब ये थीटा से रोटेट कर गया, थीटा से रोटेट कर गया। किस डायरेक्शन में रोटेट किया है? ऐसे है, दैट मीन्स ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अब हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, यानी कि इसी तरह इसका एंगल, इसका एंगुलर वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में होगी। अगर सपोज इंसिडेंट रे के एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा आई से डिनोट करते हैं, आई फॉर इंसिडेंस, उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, वो ओमेगा आर से डिनोट करेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना था, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इतना था, लेकिन अब इसको रोटेट करने की वजह से ये नॉर्मल से जो एंगल बनाते हैं वही एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो अब जो ये नॉर्मल से एंगल बनाएगा ये पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि थीटा से ये मूव कर गया, यानी अब इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा से कम हो गया। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा से कम हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, थीटा से कम हो जाएगा। यानी अब ये रिफ्लेक्टेड रे भी क्या है, इधर शिफ्ट कर जाएगी, तभी एंगल कम होगा। नॉर्मल से हम लोग एंगल मेजर करते हैं, तो अब कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये इस पोजीशन में आ गया, इसको हम लोग सपोज R2 मान लेते हैं। तो अब ये एंगल क्या होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, लेकिन अब ये इस पहले वाले एंगल से कम होगा, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। हमारा जो है इंसिडेंट रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया, तो रिफ्लेक्टेड रे किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी कि ओमेगा आर जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे है उसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गया। यानी यहाँ जो केस ले रहे हैं, मिरर फिक्स है, इंसिडेंट रे को हम लोग रोटेट कर रहे हैं, तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे रोटेट कर रही है। अब जितना थीटा इधर होगा उतने से ये माइनस हुआ, तो इधर भी जो रिफ्लेक्टेड रे में भी उतना ही माइनस होगा, यानी ये भी थीटा से ही माइनस होगा ये, तभी तो इक्वल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यानी पहले अगर इसको हम फाई मान रहे थे, तो अब हो जाएगा फाई माइनस थीटा, इधर भी फाई था तो फाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो रहा है, सेम एंगल से मूव किया, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट था, इसलिए इसके अगर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करें तो एंगुलर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा आर। ओमेगा आई इज इक्वल टू माइनस ओमेगा आर। क्यों? क्योंकि सेम एंगल से मूव कर रहा है सेम टाइम में, तो एंगुलर वेलोसिटी सेम ही होगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए इसके आगे हम लोग माइनस का साइन लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा आई क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट रे, एंड ओमेगा आर क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो हम लोग दोनों केस को डिस्कस कर लिए। पहला केस था जिसमें मिरर रोटेट किया, दूसरा केस है जिसमें मिरर तो फिक्स्ड है लेकिन इंसिडेंट रे को हम लोगों ने रोटेट किया। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, इफ द मिरर इज फिक्स्ड एंड the incident ray rotates, then the angular acceleration of the reflected ray is also twice that of the mirror। ये गलत है, ये भी गलत है, इसमें सेम एंगल से मूव करेगा। then the acceleration of the reflected ray is same as incident ray but opposite in direction। सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, एंगल भी सेम होगा और एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगी,
एंगुलर वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, तो एंगुलर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, लेकिन बोथ का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उससे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग। एक मिरर है, ए लाइट रेज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर एट एन एंगल 30 डिग्री। एक इंसिडेंट रे है, ये फॉल कर रही है यहाँ पे मिरर पे 30 डिग्री पर। ठीक है, विद द हॉरिजेंटल एट वाट एंगल, हॉरिजेंटल के साथ ये बना रही है 30 डिग्री का एंगल। एट वाट एंगल विथ हॉरिजेंटल मस्ट ए प्लेन मिरर बी प्लेस्ड in its path so that it becomes vertically upwards after reflection। पहले अगर इस पाथ से आ रही थी ये, तो ऐसे ये रिफ्लेक्ट हो जाती, इधर 30 डिग्री देन इधर भी 30 डिग्री। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस इंसिडेंट रे के पाथ में हम लोग कितने एंगल पे किस डायरेक्शन में एक मिरर रखें। सपोज इसका डायरेक्शन ऐसे था, अब एक मिरर हम लोग ऐसे रख रहे हैं हॉरिजेंटल से थीटा डिग्री पे, और इंसिडेंट रे सेम ऐसे ही आ रही है, सेम ऐसे ही आ रही है। तो कह रहे हैं कि कितने एंगल पे ऐसे हम लोग इसके पाथ में रखें इन इस पाथ सो दैट इट बिकम्स वर्टिकली अपवार्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब ये रिफ्लेक्टेड रे जब जाए तो ये वर्टिकली अपवार्ड जाए, यानी हॉरिजेंटल से 90 डिग्री पर जाए। अगर ये हॉरिजेंटल है, ये हॉरिजेंटल है, इससे 90 डिग्री पे रिफ्लेक्टेड रे जाए। इसके लिए हम लोग ये एंगल निकालना है कि ये मिरर कितने एंगल पे रखा जाए हॉरिजेंटल से, ताकि ये ऐसे चला जाए। सॉरी, इस साइड नहीं, ये मिरर है, इस साइड इसका पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, हम लोग को ये थीटा निकालना है। अब पहले ये आ रही थी 30 डिग्री पे हॉरिजेंटल से, अभी भी ये उसी एंगल पे आ रही है, इसका पाथ सेम है इंसिडेंट रे का। दैट मीन्स ये क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 30 डिग्री है। जब ये 30 डिग्री है और ये नॉर्मल है हॉरिजेंटल पर, तब ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये हो जाएगा 60 डिग्री। और इस मिरर का जो नया पोजीशन है, इस पे नॉर्मल जो होगा वो कहीं इसके बीच से पास करेगा ऐसे। सॉरी, थोड़ा सा ड्रॉ अच्छे से करना। इसके बीच से पास करेगा ऐसे। ये नॉर्मल होगा इस मिरर पे, और ये पूरा 60 डिग्री होगा। और हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये पूरा 60 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका हाफ हो जाएगा इधर 30 डिग्री, और इधर भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। यानी दिस एंगल ये दोनों क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना है ये एंगल। ठीक है, ये एंगल निकालना है। अब ये पूरा, ये जो पुराना नॉर्मल था, इस मिरर पे हम लोग जा रहे थे, तो इस मिरर पे ये नॉर्मल है। दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल जो है ये 90 डिग्री है। तो ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री है। ये नॉर्मल है इस मिरर पे, ऐसे कुछ है, देखिए ऐसे है ये, तो ये 90 डिग्री है पूरा, और 90 डिग्री है, और हमको क्या पता है यहाँ पे ये 30 डिग्री है, और ऐसे
ड्रॉ करते हैं। ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, और ये पूरा 90 है तो ये भी 30 हो जाएगा, 90 माइनस 60, तो यानी यहाँ ये 30 डिग्री हो गया। ये हॉरिजेंटल के साथ अपवर्ड ये डायरेक्शन में बना रहा था 30 डिग्री, या डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी 30 डिग्री। अब हम लोग दो पैरेलल रेज लेते हैं ऐसे, और हमको पता होता है ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या होता है, ये भी थीटा होता है। ये पैरेलल जो हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसका ये प्रॉपर्टी है कि पैरेलल को अगर कोई पैरेलल लाइंस को, टू पैरेलल लाइंस को अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये जो एंगल होता है और ये एंगल होता है दोनों सेम होता है। तो यहाँ पे हमको ये पता है ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है, तो दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। यानी अगर थीटा 30 डिग्री के एंगल पे अगर हम इस मिरर को रखेंगे तो ये जो पाथ जो ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे जो रे आ रही थी वो रिफ्लेक्ट होकर ये परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपवर्ड मूव करेगी। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम था, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। अब हम लोग आते हैं एंगल ऑफ डेविएशन पे। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? द एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। सबसे पहले हम लोग इसको समझने के लिए एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक मिरर हो गया हमारा, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। और इसके मिडिल में हम लोग क्या बनाएंगे, एक नॉर्मल बना लेते हैं। नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर सपोज ये आई है तो इसको आर से डिनोट करते हैं, लेकिन दोनों इक्वल है तो इसको भी आई लिख दिया हम लोगों ने। अब एंगल ऑफ डेविएशन का डेफिनेशन कह रहा है कि एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का जो ओरिजिनल डायरेक्शन है उससे रिफ्लेक्टेड रे जितना एंगल बनाती है उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे का ओरिजिनल डायरेक्शन क्या था, इस डायरेक्शन में था, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, और रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन ये है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। सपोज इसको लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ पे दो एंगल हो सकता है, एक ऐसे भी ले सकते हैं हम लोग, और एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे भी ले सकते हैं, क्योंकि ये भी तो इसी रे से, इंसिडेंट रे से ही है। तो ये दोनों में रिलेशन क्या होगा, दोनों का सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे अगर हम पूरा एंगल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 360। तो अगर मान लीजिए ये अल्फ़ा है इस डायरेक्शन में, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 360 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग दो तरह से डिनोट कर सकते हैं। या तो ये लैम्डा 1 के फॉर्म में हो गया इस डायरेक्शन में, ये दूसरा क्या हो गया इस डायरेक्शन में, लैम्डा 2। दोनों क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन ही है। अब हम लोग फर्स्ट वाले को लेते हैं, लैम्डा 1। अगर हम लोग इस लाइन को ड्रॉ करें ऐसे, ये जो इंसिडेंट रे का, ये क्या था, रिफ्लेक्टेड रे है ये, ओके। एक सेकेंड इसको हटा देते हैं। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इन दोनों के बीच पूरा एंगल कितना है, ये आई प्लस आई, 2i। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल क्या है, आई है। और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ये कंप्लीट कितना होगा, 180 डिग्री, दैट मीन्स पाई रेडियन। तो सिर्फ ये एंगल हमको चाहिए, ये एंगल। तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2i हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, 2i है।
ये जो एंगल है ये 2i है और ये पूरा कंप्लीट पाई है। तो ये जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस 2i। ओके, तो यही है, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है वही पोर्शन है ना, ये जो ग्रीन पार्ट हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, यही है लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, जिसको हम लोगों ने लैम्डा 1 डिनोट किया था, रिफ्लेक्टेड रे एंड ये इंसिडेंट रे, इसके बीच इस डायरेक्शन में जो था इसको लैम्डा 1 से डिनोट किया था, लैम्डा 1 से डिनोट किया था। ये लैम्डा 1 ही ग्रीन वाला पार्ट है। लैम्डा 1 की वैल्यू क्या हो गई, पाई माइनस 2i, यानी एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, पाई माइनस 2 टाइम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये निकल गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जब ये लैम्डा 1 निकल गया तो ये जो सेकंड मैंने क्या बताया था 360 माइनस लैम्डा 1 हो जाएगा। 360 को हम लोग 2 पाई से डिनोट करते हैं, दैट मीन्स लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2 पाई माइनस लैम्डा 1, दैट मीन्स 2 पाई माइनस पाई माइनस 2i हो गया ये। तो 2 पाई माइनस पाई क्या हो गया, पाई हो गया, और माइनस माइनस प्लस पाई प्लस 2i हो गया, यानी लैम्डा 2 की वैल्यू क्या हो गई, पाई प्लस 2i हो गया। यानी दो एंगल ऑफ डेविएशन मिला अलग अलग डायरेक्शन में, एक हो गया पाई माइनस 2i और उसका डायरेक्शन अगर उल्टा कर दें हम लोग क्लॉकवाइज कर दें, ये एंटी क्लॉकवाइज में पाई माइनस 2i हो गया, क्लॉकवाइज में पाई प्लस 2i हो गया। ठीक है, तो यही एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू होती है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि डिफरेंट केसेस में एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। जब हम लोग सेवरल प्लेन मिरर्स को इंसिडेंट रे के पाथ पे रखेंगे तो वो हर मिरर अपने अपने तरीके से लाइट को डेविएट करेगा। जैसे सपोज एक मिरर ये है, एक मिरर ये है, अब लाइट रेज कुछ इधर से आ रही है तो ये अपने तरफ से, ये सपोज ये मिरर हो गया, ये भी एक मिरर हो गया, अब लाइट रे इधर आई तो यहाँ से ये इधर चला गया, फिर इधर से ऐसे चला गया। तो कुछ इस तरह से हर मिरर, ईच मिरर डेविएट्स द लाइट रे आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ आप देखिए ये मिरर कैसे इसको मूव कराया, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये था और रिफ्लेक्टेड रे का ये था, यानी कि इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कराया, इसको रोटेट किया, यानी ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। अब वहीं यहाँ अगर हम लोग आते हैं तो इंसिडेंट रे ऐसे आ रही थी और फिर यहाँ पे रिफ्लेक्टेड ऐसे गई, तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो भी जितने भी मिरर लाइट रे के पाथ में आएंगे वो उसको डेविएट करेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नेट डेविएशन यहाँ दो थे तो कुछ डेविएशन इसका हुआ, कुछ इसका हुआ। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि नेट डेविएशन इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ड्यू टू द इंडिविजुअल मिरर्स। टेक एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन एज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज डेविएशन एज निगेटिव। तो कह रहा है कि जितने भी डेविएशन हो, सपोज यहाँ पे डेल्टा 1 डेविएशन हुआ और यहाँ पे लैम्डा 1 हुआ, ये लैम्डा 2 हो गया। तो कह रहा है कि जो नेट डेविएशन होगा, पहला डेविएशन यहाँ हुआ डेल्टा 1, दूसरा ये हो गया, तो नेट डेविएशन जो होगा वो इन दोनों का सम होगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। ठीक है, ये दोनों को हम लोग सम करेंगे तो जो मिलेगा वही नेट डेविएशन होगा। और इसमें डायरेक्शन भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज क्या हुआ, क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में। क्लॉक कैसे मूव करती है, ऐसे मूव करती है, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इस डायरेक्शन में जो मूव करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया और जो इस डायरेक्शन में मूव करेगा वो क्लॉकवाइज हो गया। तो एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव कहा जा रहा है। ठीक है, उसको पॉजिटिव कंसीडर करना है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है उसको निगेटिव कंसीडर करना है। यानी सपोज ऐसे कुछ है तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट अगर हो रही है ऐसे, तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, इसको हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे। और अगर अपोजिट इधर डायरेक्शन में मूव होगा तो उसको हम लोग निगेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का यूज़ करके हम लोग नेट डेविएशन निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि नेट डेविएशन जो होगा वो इंडिविजुअल जो हर मिरर के साथ डेविएशन होगा उसका अलजेब्रिक सम होगा।
तो इसके बेस पर हम लोग एक क्वेश्चन बनाने का एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये थ्योरी थोड़ी और अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, प्रॉब्लम है कि टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा। थीटा एंगल पे दो मिरर इंक्लाइंड है। ए लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड फर्स्ट एट वन मिरर एंड देन एट द अदर। फाइंड द टोटल डिविएशन ऑफ द रे। फिगर में क्या कर रहे हैं, दो मिरर हैं, ये एक दूसरे से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। क्वेश्चन यही कह रहा है, ये हो गया पहला मिरर और ये हो गया दूसरा मिरर। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा डिग्री है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा। अब कह रहा है कि इस पे कोई इंसिडेंट रे आ रही है, कोई इंसिडेंट रे आ रही है। तब वो जैसे एक इंसिडेंट रे आई तो ये रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से इस मिरर से रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होकर सपोज इस मिरर पे आई ये लाइट, तो फिर इस मिरर से भी ये रिफ्लेक्ट होगी इस तरह से कुछ। तो ये पूछ रहा है कि टोटल डेविएशन कितना होगा, टोटल डेविएशन कितना होगा। डेविएशन का मतलब क्या होगा, ये जैसे सपोज ये लाइट ऐसे आ रही थी, अभी फाइनली क्या है, इसको आगे हम लोग बढ़ा देते हैं तब और अच्छे से क्लियर होगा। सॉरी, अब ये जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट जा रही है इसको हम लोग, सॉरी एक मिनट, हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है और ये रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन है। तो इन दोनों के बीच ये नेट डेविएशन तो यही हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये गया, क्योंकि ये इंसिडेंट रे था, ये फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है। तो हमको यही नेट डेविएशन चाहिए, यही नेट डेविएशन चाहिए। तो ये एंगल नहीं लेंगे क्योंकि ये डायरेक्शन यहाँ से आगे की तरफ ये बढ़ाएंगे तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का एंगल आएगा ये। ठीक है, ये एंगल ये हो गया नेट डेविएशन, क्योंकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन आगे की तरफ ऐसे है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन से हम लोग पूरा ऐसे घूम रहा है, ये हो गया लैम्डा नेट। यही हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब सपोज जो इंसिडेंट रे जहाँ से आ रही है वो ए पॉइंट है, मिरर फर्स्ट मिरर पे ये M1 फर्स्ट मिरर है, यहाँ पे टकरा रही है जिस पॉइंट पे उसको B कहते हैं, और यहाँ पे जिस पॉइंट से टकरा रही है उसको C पॉइंट कहते हैं, और ये जहाँ पे दोनों मिरर इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट O है। ठीक है, अब सपोज़ हम लोग इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। पहले एक नॉर्मल ड्रॉ किया मिरर M1 पर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला ही लॉ है। सपोज इसको अल्फ़ा मान लिया तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, और ये इसको हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है और ये रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन है। ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, ये रिफ्लेक्टेड। तो ये जो पहला डेविएशन ये हुआ, ये एंगल है, ये पहला डेविएशन है। सपोज इसको λ1 से डिनोट करते हैं। अब फिर से यहाँ पे देख रहे हैं सेकंड रिफ्लेक्शन यहाँ से हो रहा है, M2 मिरर है ये डायरेक्शन सपोज इंसिडेंट रे, ये इसका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सेकंड मिरर के लिए इंसिडेंट रे का काम करेगा। तो इसके लिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये हो गया। अब इससे ये डिफ्लेक्शन हुआ रिफ्लेक्टेड रे का, इसको λ2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये अल्फ़ा एंगल था और यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग।
सेकंड मिरर पे भी। तो जैसे यहाँ पर अल्फ़ा हम लोगों ने एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया था, यहाँ मान लिया कि वो क्या है, बीटा है, बीटा है। तो ये एंगल बीटा है, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग पहले डिफ्लेक्शन को देखते हैं। पहला जो डिफ्लेक्शन डेविएशन है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा और 180 डिग्री हो जाएगा। और ये 2 अल्फ़ा 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 2 अल्फ़ा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस 2 अल्फ़ा। ये 180 मतलब पाई डिग्री हो गया। जैसे सपोज यहाँ पे एक लाइन है, ये आप देख रहे हैं ऐसे, ये पूरा 180 डिग्री है यानी पाई है, और ये पोर्शन क्या हो गया, 2 अल्फ़ा हो गया। तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, ये पाई माइनस 2 अल्फ़ा ही होगा ना। तो यानी कि ये जो लैम्डा 1 है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से पाई माइनस 2 अल्फ़ा। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे लैम्डा 2 देख लेते हैं, ये पूरा 180 डिग्री हो जाएगा और ये बीटा बीटा 2 बीटा है। तो ये जो लैम्डा 2 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2 बीटा। लैम्डा 2 इज इक्वल टू पाई माइनस 2 बीटा। ठीक है। अब हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा था थ्योरी, कि जो नेट डेविएशन होगा वो क्या होगा, अलजेब्रिक सम ऑफ ईच डेविएशन। जो दोनों मिरर से इंडिविजुअली जो जितना डेविएशन होगा उसका क्या होगा, अलजेब्रिक सम होगा। तो लैम्डा नेट जो नेट डेविएशन है वो क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 के इक्वल हो जाएगा। लैम्डा 1 क्या है, पाई माइनस 2 अल्फ़ा, और ये क्या है, पाई माइनस 2 बीटा। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस पाई कितना हो गया, 2 पाई हो गया, और माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। ये आ गया। तो यहाँ से हमको नेट डेविएशन मिल गया अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्म में। ठीक है। अब हम एक और अल्फ़ा और बीटा का, अल्फ़ा बीटा को थीटा के फॉर्म में हम यहाँ दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अल्फ़ा बीटा तो हमें दे नहीं रखा था क्वेश्चन में, सीधे क्या था कि थीटा एंगल पे है। तो बता रहा है, पूछा जा रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। ठीक है। तो हम लोग इसके बीच रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं, इसके बीच रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम लोग ट्रायंगल BOC को देखते हैं। ट्रायंगल BOC, ट्रायंगल BOC में आप देखेंगे तो ये एंगल क्या होगा, आप देखें तो ये पूरा 90 डिग्री है, ये नॉर्मल है इस मिरर पे, और ये अल्फ़ा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस अल्फ़ा होगा। उसी तरह से हम लोग यहाँ देखें तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल ये 90 डिग्री हो जाएगा, और जो ये पोर्शन है ये बीटा है, ये पोर्शन बीटा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये पोर्शन क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस बीटा हो जाएगा। तो जब ये 90 माइनस बीटा होगा तो ये क्या होगा, ये भी 90 माइनस बीटा हो जाएगा, 90 माइनस बीटा। यानी हमको एंगल, ये जो ट्रायंगल है इसका तीनों एंगल मिल गया। ये एंगल 90 माइनस अल्फ़ा है, ये एंगल 90 माइनस बीटा, और ये तीसरा एंगल थीटा है। और हम लोग क्या जानते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। दैट मीन्स थीटा प्लस 90 माइनस अल्फ़ा प्लस 90 माइनस बीटा, ये तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्या होगा, 180 डिग्री होगा। दैट मीन्स फ्रॉम
ट्रायंगल बी ओ सी थीटा प्लस 90 माइनस अल्फ़ा प्लस 90 माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, अब इधर भी 90 प्लस 90 180 है, इधर भी 90 प्लस 90 180 है, दैट इज कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स थीटा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को उस साइड अगर हम ले जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। ये इक्वेशन एक हमको थीटा एंड अल्फ़ा बीटा में हम लोग को रिलेशन मिल गया। और पहले हम लोग निकाल चुके हैं ये कि नेट डेविएशन कितना है 2 पाई माइनस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। अगर हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा आ गई, तो यहाँ पे अगर हम पुट कर देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो हम लोग को डेविएशन थीटा के फॉर्म में आ जाएगा। हम लोग ने पहले क्या निकाला था, लैम्डा नेट इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा क्या थीटा है, तो ये हो गया 2 पाई माइनस थीटा। यानी नेट डेविएशन जो हो गया वो हो गया यहाँ से 2 पाई माइनस थीटा। यही इसका आंसर हो गया। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था, बस एंगल हम लोग को देखना था। अगर एंगल आपको ट्रायंगल का क्लियर है तो आप आराम से इस सवाल को बना सकते हैं। अब हम लोग एक और क्वेश्चन इसी तरह देखते हैं। इसमें 2 प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड सच दैट अ रे इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट मिरर एंड पैरेलल टू द सेकंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकंड मिरर पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर। इसमें क्या कहता है कि 2 मिरर्स हैं, 2 मिरर हैं, ठीक है। ये एक मिरर ले लिया हमने और ये एक दूसरा मिरर ले लिया। 2 plane mirrors are inclined such that a ray incident on the first mirror and parallel to the second mirror is reflected from the second mirror parallel to the first mirror। कह रहा है कि अगर ये सपोज M1 मिरर है और ये M2 मिरर है, ओके, इस पे हम लोग ऐसे पॉलिश दिखा देते हैं। यहाँ पे इधर ऐसे हो गया, ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं। कह रहे कि एक रे अगर पहले मिरर पे आती है जो कि दूसरे मिरर के पैरेलल में आती है, इस पे जो इंसिडेंट हो रहा है रे वो पहले मिरर के पैरेलल होना चाहिए, फर्स्ट मिरर के पैरेलल। ये सेकंड मिरर है, इसके पैरेलल ये आ रहा है, हम लोग इसको कंसीडर करेंगे पैरेलल है। और इसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होता है, ये जो फर्स्ट मिरर है उसके पैरेलल निकल जाती है। कैसे निकल जाती है, फर्स्ट मिरर के पैरेलल, सॉरी थोड़ा सा, ये पहले मिरर पे जो इंसिडेंट रे आ रही है वो सेकंड मिरर के पैरेलल है, और फर्स्ट मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जब सेकंड मिरर पे रे पड़ती है तो जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो वो फर्स्ट मिरर के पैरेलल निकल जाती है। यानी M1 के ये पैरेलल ये रिफ्लेक्टेड रे, इस तरह से कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा है। M2 के पैरेलल एक रे आई जो M1 से टकराई और उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर ये M2 मिरर पे गई और ये M1 के पैरेलल निकल गई, ऐसे कुछ, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे आपका टोटल डेविएशन ये होगा। फाइंड द एंगल बिटवीन द मिरर्स एंड द टोटल डेविएशन प्रोड्यूस्ड। ये पूछ रहा है कि टोटल डेविएशन जो प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, और ऐसे केस के लिए एंगल बिटवीन मिरर्स कितना होना चाहिए, ये एंगल कितना होना चाहिए। सपोज इसको हम लोगों ने थीटा मान लिया, तो ये थीटा की वैल्यू कितनी होगी ताकि इस तरह से
सेकंड मिरर के पैरेलल इंसिडेंट रे हो और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फर्स्ट मिरर के पैरेलल निकल जाए, ऐसा केस होने के लिए थीटा यानी कि इन दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना होना चाहिए। ठीक है, ये हमको निकालना है। और एक निकालना है टोटल डेविएशन कितना होगा। ये दोनों क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फिगर हम लोग ने ड्रॉ कर लिया। इस पॉइंट को हम लोग बी मान लेते हैं, जहाँ पे फर्स्ट रे इंसिडेंट रे फर्स्ट मिरर से टकरा रही है, और ये पॉइंट सी मान लिया जहाँ पे सेकंड मिरर से ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे टकरा रही है। ठीक है, अब हम लोग सपोज़ ये एंगल थीटा है। हम लोगों ने अभी क्या पैरेलल लाइंस का प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था कि दो पैरेलल लाइंस ऐसे, और इसको अगर थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी। तो यहाँ पे ये थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या पढ़ चुके हैं, ये इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल से जो एंगल बनाती है और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल से एंगल बनाती है, दोनों सेम होती है। और ये 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस आई, यानी ये दोनों भी इक्वल होती है। यहाँ पे हम लोगों ने पहले देखा है, तो यानी कि ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अब ये M1 के पैरेलल है ये वाला लाइन। इस लाइन को हम लोग सपोज ये I1 था, ये सपोज R2 है, यहाँ R1 हो गया, ये R2 हो गया। ठीक है, तो ये R2 जो है जो सेकंड रिफ्लेक्टेड रे है, ये फर्स्ट मिरर के पैरेलल है। तो हम लोग फिर से लाइन को इंटरसेक्ट करता है, दो सपोज ये पैरेलल लाइन है और ये जो है लाइन अगर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यानी ये एंगल थीटा है और इसके ये पैरेलल है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये एंगल थीटा हो जाएगा तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यानी कि अगर ये हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं, सपोज ये पॉइंट O है जहाँ पे दोनों मिरर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ जो ट्रायंगल बन रहा है BOC में हम लोगों ने क्या देखा कि ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तीनों एंगल क्या हो गए, थीटा हो गए। यानी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। फ्रॉम ट्रायंगल OBC थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यानी 3 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्री। दैट मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180/3, दैट मीन्स 60 डिग्री। यानी कि अगर 60 डिग्री पे दो मिरर हों और एक रे जो इंसिडेंट रे है अगर वो सेकंड मिरर के पैरेलल आएगी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फर्स्ट मिरर के पैरेलल निकल जाएगी। तो इस केस के लिए एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। बोथ मिरर के बीच का एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड हम लोग को एक और चीज़ पूछा जा रहा था, ये लैम्डा नेट टोटल डेविएशन कितना होगा, टोटल डेविएशन निकालना था। ठीक है, तो हम लोग अब टोटल डेविएशन निकालेंगे। यहाँ दो डेविएशन हो रहा है, पहला डेविएशन यहाँ हो रहा है, इसको आगे बढ़ा देते हैं। ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड हुआ, ये पहला, ये Δ1 हो गया। ठीक है, और ये दूसरा है डेविएशन, ये Δ2 हो गया। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो इंडिविजुअली जो हर मिरर से डेविएशन होगा उसका अलजेब्रिक सम नेट डेविएशन होगा। ये λ1 प्लस λ2 ये नेट के इक्वल होगा। ठीक है, तो पहला हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ देख चुके हैं कि ये थीटा क्या है, 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है।
60 कितना होगा 120 डिग्री, और ये टोटल एंगल कितना है 180 है, तो ये बीच का एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। और ये नॉर्मल इसको इक्वल डिवाइड करेगा, तो 60 का हाफ कितना होता है 30 यानी ये दोनों एंगल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री एंड ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करें, और हम लोग को पता है थीटा 30 डिग्री 60 डिग्री आ चुका है, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 60, और ये नॉर्मल है तो नॉर्मल इसको हाफ में डिवाइड करेगा, तो 60 का हाफ कितना हो जाएगा 30, यानी ये भी 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कि हमको पता चल गया कि फर्स्ट के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए, और सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है 30 डिग्री है। और हम लोग पहले ये निकाल चुके हैं कि डेविएशन का वैल्यू क्या होता है पाई माइनस 2i, दैट मीन्स 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो फर्स्ट वाले केस में 30 डिग्री था, सेकेंड में भी 30 डिग्री था, यानी ये हो जाएगा पाई माइनस 2 इंटू 30 डिग्री, पाई दैट मीन्स 180 डिग्री हो गया, और ये हो गया 30 इंटू 2 60 डिग्री, दैट मीन्स की वैल्यू कितनी आ गई 120 डिग्री। और इसका डायरेक्शन क्या है, ये इस साइड से इधर जा रहा है, दैट मीन्स ये डायरेक्शन क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग लिख देंगे पहला डेविएशन क्या हो गया 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब हम लोग सेकेंड डेविएशन लेते हैं। सेकेंड डेविएशन क्या है, सेकेंड डेविएशन भी वैसे उसी फॉर्मूले पे निकलेगा पाई माइनस 2i, यहाँ भी i क्या है 30 डिग्री है, और इसका डायरेक्शन भी क्या है एंटी क्लॉकवाइज ही है, इधर से इधर की तरफ घूम रहा है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो सेकेंड डेविएशन हम लोग निकालेंगे वो क्या आ जाएगा λ2 इज इक्वल टू पाई माइनस फिर से 2i होगा, और यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 इंटू यहाँ भी क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, तो यहाँ भी क्या हो गया 120 डिग्री, और यहाँ भी डायरेक्शन क्या आई थी एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ भी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो अब टोटल डेविएशन क्या होगा, टोटल डेविएशन इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने अलजेब्राइक सम होगा, वो जो हर मिरर से इंडिविजुअल जो डेविएशन होगा उसका अलजेब्राइक सम, यानी डेल्टा नेट लैम्डा नेट जो भी कहें इसको, ये λ1 प्लस λ2। ठीक है, अब ये डायरेक्शन दोनों का सेम है एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स अगर दोनों को पॉजिटिव लेंगे तो दोनों पॉजिटिव रहेगा, तो 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री, दैट मीन्स कितना हो गया 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यही इसका डायरेक्शन हो गया, यानी टोटल डेविएशन जो हो गया 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोगों ने देख लिया कि अगर कोई पैरेलली आ रहा है रे और वो फिर दूसरे मिरर के पैरेलल निकल जा रहा है, तो उसके लिए दोनों मिरर के बीच का एंगल 60 डिग्री होना चाहिए, एंड उसका नेट जो डेविएशन होगा टोटल डेविएशन होगा वो कितना हो जाएगा 240 डिग्री होगा। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द डेविएशन सफर्ड बाय इंसिडेंट रे इन द सिचुएशन शोन आफ्टर 3 कंसेक्यूटिव रिफ्लेक्शंस। एक इमेज हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, उस इमेज के आधार पे है। सपोज एक मिरर है और एक ये दूसरा मिरर है, पहला मिरर हो गया, ये दूसरा मिरर। अब इसमें क्या कर रहा है कि ये एंगल ये 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, किससे है भाई ये नॉर्मल से, इस पे नॉर्मल डालें, ये नॉर्मल से 50 डिग्री पे एक इंसिडेंट रे आ रही है, और दोनों के बीच दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री है।
तो इसमें हमको डेविएशन निकालना है। जो अब जितनी बार ये मूव करेगी उसके बाद इसका डेविएशन फाइनल क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। और इसमें बता भी दिया कि 3 कंसेक्यूटिव रिफ्लेक्शन होगा, मतलब पहला यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ जाएगा और फिर इस पे जाएगा, तभी 3 होगा ना। एक फर्स्ट यहाँ से हो गया, सेकंड इस मिरर से हो गया, थर्ड इस मिरर से हो गया, उसका निकल जाएगा ये। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि शोन आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, 3 रिफ्लेक्शन के बाद इसका डेविएशन टोटल क्या होगा ये निकालना है। तो हम इसको थोड़ा सा इधर ड्रॉ कर लेते हैं। सॉरी, ये दूसरा मिरर है। इस तरह क्वेश्चन में मेन जो खेल होता है वो एंगल का ही होता है। इसमें बस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ है, पैरेलल रे की प्रॉपर्टीज है, इन सब का यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर फिगर अच्छे से ड्रॉ कर लिया तो आधा प्रॉब्लम आपका ऐसे ही सॉल्व हो गया। तो फिगर को अच्छे से ड्रॉ करना है। तो पहले ये 50 डिग्री पे आया, ये यहाँ से ऐसे इस पे आएगा, फिर क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से ये निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। ये पैरेलल नहीं है, ये दिखने में पैरेलल जैसा लग रहा है, पैरेलल है नहीं। फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुआ, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, टोटल 3 रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं। इसको सपोज हम लोगों ने B मान लिया, इसको C मान लिया, और जहाँ पे दोनों मिरर मिल रहे थे उसको O मान लिया। ये एंगल कितना है, ये है 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे जो नॉर्मल ड्रॉ किया ये कितना एंगल था, 50 डिग्री, ओके। अब हम लोगों को नेट डेविएशन निकालना है, ठीक है, नेट डेविएशन निकालना है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं, ये 50 डिग्री है। जैसे सपोज ये एक एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे ऐसे सपोज है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, इसी तरह का दिख रहा है। ये यहाँ पे ऐसे 50 डिग्री है, तो ये 50 होगा तो ये कितना होगा, ये भी 50 होगा। एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बताता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। और ये जो है ये मिरर पे ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो ये 50 हो गया। ये पूरा कितना 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और ये 50 है यानी कि ये 40 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स ये एंगल कितना हो जाएगा 40 डिग्री, 40 डिग्री, ठीक है। हम लोग लिख लेंगे एंगल OBC, एंगल OBC इज इक्वल टू कितना हो गया 40 डिग्री, ओके। तो यहाँ से हम लोग को ये एंगल निकल सकता है, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया। ये ट्रायंगल लें, अगर OBC ट्रायंगल लें तो ये जो एंगल होगा ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 130 + 40 कितना हो गया 70 डिग्री, और ये तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये थर्ड एंगल कितना हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे 180 से, तो 180 से 70 माइनस हो जाएगा, यानी 110 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ये क्या है BCO, एंगल BCO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री। दैट मीन्स 180 में से 70 माइनस होगा, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। ये एंगल हमको मिल गया, ये एंगल मिल गया कितना 110 डिग्री, ये वाला एंगल, ठीक है। अब हम लोगों को क्या चाहिए,
N2C। अब यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये थोड़ा सा दिखने में पता नहीं चल रहा है, ऐसा एग्जैक्ट तो यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि यही नॉर्मल है। ठीक है, ये N2 मान लिया हम लोगों ने, ये नॉर्मल मान लिया। थोड़ा सा फिगर और अच्छे से ड्रॉ होता है ना, तो ये नॉर्मल तो ऊपर की तरफ दिखता। कंसीडर कर लेते हैं ये N2 है। ठीक है, तो जब ये 180 डिग्री हो गया तो ये 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये 90 है, और ये पूरा 110 डिग्री है, 110 डिग्री है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 100, ये 10 हो गया, सॉरी 110 डिग्री ये पूरा है। ये ले लेते हैं ना, ये कितना हो जाएगा? ये पूरा 180 होगा, ये 110 हो गया, तो ये 70 डिग्री हो गया, तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। थोड़ा सा फिगर और अच्छे से ड्रॉ करते तो ये दिखता। ये 70 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। अब 80 डिग्री जब ये हो जाएगा, यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये पूरा 90 होगा, ये 80 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? ये 10 डिग्री हो जाएगा, ये 10 डिग्री हो जाएगा। यानी तीनों हम लोग को मिल गया। ये 70 हो गया, ये नॉर्मल है 90, तो यानी ये 20 डिग्री, ये भी 20 डिग्री, ये 20 है, ये भी 20 है। यानी यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस 20 डिग्री है, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री है, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या मिल गया? 10 डिग्री। यानी तीनों में हम लोग को एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया, 50 डिग्री, 20 डिग्री एंड 10 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं एंगल N2, इसको N2 माना है, तो N2CB, N2CB, N2CB क्या हो जाएगा? N2CB इज इक्वल टू 110 डिग्री माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, N2CB। ठीक है, दैट मीन्स ये 20 डिग्री होगा। तो हम लोग को तीनों एंगल मिल चुका है। पहले के लिए क्या था? पहला जो रिफ्लेक्शन होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे? 180 माइनस 2i करेंगे, और पहले में i कितना है? 50 डिग्री, तो फर्स्ट डेविएशन इतना हो जाएगा, दैट मीन्स 80 डिग्री। सेकेंड डेविएशन 180 डिग्री माइनस 2i, फिर से i क्या मिल गया था हमको यहाँ पे? 20 डिग्री, 2 इंटू 20 डिग्री, ये हो गया 140 डिग्री। और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा भी उसी तरह से 180 माइनस 2 इंटू आई, तीसरे में 10 डिग्री है, हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं 10 डिग्री, तो ये 160 डिग्री हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे देखना होगा कि कौन सा क्लॉकवाइज है, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है। तो पहले वाले को यहाँ पे देखते हैं ऐसे, यहाँ पे फर्स्ट को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पे ये था इंसिडेंट रे, कुछ ऐसा था, और रिफ्लेक्ट ऐसे किया है, यानी यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में घुमा है, एंटी क्लॉकवाइज हो गया ये। इसमें क्या है? इंसिडेंट रे का डायरेक्शन कुछ ऐसा था, और इससे ऐसे घुमा, ये Δ2, ये क्या हो गया? ये क्लॉकवाइज हो गया। और ये थर्ड वाले में क्या है? इंसिडेंट रे का डायरेक्शन कुछ ऐसे है, ठीक है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन कुछ ऐसे है, और यहाँ से ये ऐसे घूम रहा है, तो ये भी क्या हो गया? क्लॉकवाइज हो गया। यानी फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज है, बाकी दोनों क्या है? क्लॉकवाइज है। देन ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज,
और बाकी दोनों क्या है, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज को सपोज हम लोग क्या कर लेते हैं, क्लॉकवाइज को निगेटिव कंसीडर करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को मान लीजिए कि पॉजिटिव करते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, नेट जो डेविएशन हो जाएगा प्लस λ2 प्लस λ3। अब यहाँ पे λ1 को हम लोग क्या लिए हैं, पॉजिटिव लिए हैं, तो 80 डिग्री, ये माइनस हो गया, माइनस 140 डिग्री, माइनस 160 डिग्री, दैट मीन्स ये 300 और 80 220 डिग्री माइनस। इसका मतलब क्या हो गया, ये माइनस बता रहा है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी नेट डेविएशन क्या हो गया, नेट डेविएशन हो गया, नेट डेविएशन इज 220 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। हाँ, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज में लिखते तो क्या करते हैं, जैसे हमने बताया था पहले भी कि सपोज ये कोई डेविएशन λ1 है और इसको सपोज मान लिया λ2, तो अगर ये λ1 है तो ये क्या हो जाएगा, λ2 360 माइनस λ1 हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज में अगर 220 डिग्री है तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, 360 माइनस 220, दैट मीन्स 140 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, यानी डेविएशन या तो 220 डिग्री क्लॉकवाइज या 140 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन पे आते हैं। सो दैट एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ ए लाइट ray striking two plane mirrors successively kept inclined to each other depends only upon the angle between the mirror। कह रहा है कि दो मिरर है, सपोज दो मिरर है, एक मिरर ऐसा है और एक मिरर ऐसा है, ये क्या हो गया, दो मिरर हो गए। इन दोनों मिरर के बीच का एंगल क्या है, अल्फा है। अब बता रहा है कि अगर कोई रे आ रही है वो दोनों को सक्सेसिवली हिट करती है, सपोज पहले इसको हिट किया, इंसिडेंट हुई इस पर, फिर ये रिफ्लेक्ट होने के बाद इस सेकंड पे चली गई और फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो कह रहे हैं कि सो दैट एंगल ऑफ डेविएशन जो आएगा, जो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन होगा लाइट रे का स्ट्राइकिंग टू प्लेन मिरर्स केप्ट इंक्लाइन टू ईच अदर डिपेंड्स ओनली अपॉन द एंगल बिटवीन द मिरर। ये कह रहा है कि जो भी टोटल डेविएशन आएगा ना हमारा, वो सिर्फ अल्फ़ा पे डिपेंड करेगा और किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा। ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे पहले बनाया था वैसे ही करते हैं। यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं पहले, एक यहाँ हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं इस मिरर पे। वो ये M1 है, ये M2 है, इसमें नॉर्मल ड्रॉ किया और सपोज मान लेते हैं कि ये θ1 एंगल से, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका θ1 था, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या हो जाएगा, θ2 हो जाएगा। और उसी तरह से एक नॉर्मल इस पर ड्रॉ करते हैं, सॉरी ये भी θ1 होगा, और इसको मान लिया कि θ2 से इंसिडेंस हुआ, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या हो जाएगा, θ2 हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग को क्या निकालना है, नेट डेविएशन निकालना है। तो पहला वाला डेविएशन जो हम लोग निकालेंगे, फर्स्ट डेविएशन यहाँ से निकलेगा और यहाँ से ये सेकंड डेविएशन निकलेगा। ठीक है, यहाँ से जो एंगल ये रिफ्लेक्टेड रे बनाएगा, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेविएशन λ1, और ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो एंगल बनाएगा ये हो जाएगा λ2। इन दोनों का जो सम होगा यही नेट डेविएशन हो जाएगा।
ठीक है, यही हमको निकालना है। तो सबसे पहले तो ये देख रहे हैं, ये θ1 ये θ1, यानी ये टोटल 2 θ1 हो गया। अब जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसमें क्या है, ये इस तरह से है सॉरी, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये कुछ ऐसे है। अब यहाँ पे दिख गया ये 2 θ1 हो गया, θ1 θ1, ये 2 θ1 है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये पूरा 180 डिग्री है ना, और ये 2 θ1 है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2 θ1 हो जाएगा, यही होगा ना। तो यहाँ से क्या हो गया, λ1 क्या हो गया, पाई माइनस 2 θ1, ठीक है। ये किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये θ1 हो गया, इसको हम लोग और आगे बढ़ा देते हैं ऐसे। ये दोनों नॉर्मल जो है ये यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको हम लोग P मान लेते हैं, P, और ये हो गया O। इस पॉइंट को सपोज A कर देते हैं और इसको B कर देते हैं, इस पॉइंट को B कर दिया, ठीक है। अब हम लोग अगर हम लोग θ2 निकालना है, हमको क्या निकालना है, θ2। इस ट्रायंगल को हम लोग अगर लेते हैं ये θ2 है हमारा, हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं APB, इन ट्रायंगल APB, इस ट्रायंगल में हम लोग लेते हैं θ1 प्लस θ2 प्लस एंगल APB, ये तीनों को अगर हम सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पाई के इक्वल होगा। तो यहाँ से θ2 क्या हो जाएगा, पाई माइनस, ये इधर चला जाएगा, θ1 भी इधर चला जाएगा, एंगल APB प्लस θ1, यही हो जाएगा। अब अगर हम पाई माइनस एंगल APB को ले लें, यहाँ पे ऐसे रखते हैं, पाई माइनस एंगल APB माइनस θ1, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। अब अगर हम लोग इसको एक क्वाड्रिलैटरल के रूप में देखें, OAPB, ये क्या है, क्वाड्रिलैटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, OAPB। OAPB is a cyclic quadrilateral। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में क्या होता है, आमने सामने का जो एंगल है, आमने सामने का एंगल जो है उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री। सपोज ये एंगल और ये एंगल, ये जो अल्फ़ा है, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल AOB, एंगल AOB प्लस एंगल APB, एंगल APB, ये क्या होगा, आमने सामने का एंगल है, इसका सम क्या होगा, पाई, 180 डिग्री। AOB क्या था, AOB ये मिरर के बीच का एंगल है, दैट मीन्स ये अल्फ़ा है, AOB अल्फ़ा हो गया, इसको लिख देते हैं हम लोग, अल्फ़ा प्लस एंगल APB इज इक्वल टू पाई, ठीक है। दैट मीन्स एंगल APB क्या हो गया यहाँ से, पाई माइनस अल्फ़ा, या यहाँ से ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं इसको,
इसको हटाइए। लेकिन यहाँ पाई माइनस ए पी बी है ना, तो हम लोग पाई माइनस ए पी बी के फॉर्म में इसको लाएंगे। अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पाई, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, पाई माइनस एंगल ए पी बी। सपोज इसको इक्वेशन 2 मान लिया, और ये पहला इक्वेशन था हमारा, थीटा 2 इज इक्वल टू, इसको पहला इक्वेशन मान लिया। तो यहाँ से क्या था हमारे पास, थीटा 2 इज इक्वल टू पाई माइनस एंगल ए पी बी माइनस थीटा 1 था, यही था ना इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन 2 का वैल्यू पुट करेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई माइनस ए पी बी, दैट मीन्स ये क्या हो गया, अल्फ़ा माइनस थीटा 1। ये क्या हो गया, अल्फ़ा माइनस थीटा 1। तो थीटा 2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, थीटा 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस थीटा 1। ये तीसरा इक्वेशन है, इसको हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग टोटल डेविएशन निकालना चाहते हैं। तो अल्फ़ा 1 क्या, ये सॉरी लेमडा 1 हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा 1, और ये क्या हो जाएगा, लेमडा 2 हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा 2। हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, पाई माइनस 2i होता है ना, पाई माइनस 2i होता है, यही तो होता है एंगल ऑफ डेविएशन। आई क्या हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस केस में पहले वाले रिफ्लेक्शन में क्या है, थीटा 1 है एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरे वाले में थीटा 2 है। तो पहले वाले में एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा 1, और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2 थीटा 2। तो यहाँ से लेमडा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई माइनस 2 थीटा 1। उसी तरह से लेमडा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई माइनस 2 थीटा 2। तो नेट डेविएशन क्या हो जाएगा, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, पाई माइनस 2 थीटा 1 प्लस पाई माइनस 2 थीटा 2। ये क्या हो गया, 2 पाई माइनस 2 इंटू थीटा 1 प्लस थीटा 2। ओके। अब हम लोग यहाँ पे थीटा 2 इज इक्वल टू निकाल चुके हैं अल्फ़ा माइनस थीटा 1। इससे क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम थीटा 1 को राइट साइड लेफ्ट साइड ले जाएं तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा। यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या हो गया, अल्फ़ा हो गया। तो नेट डेविएशन क्या हो गया, 2 पाई माइनस 2 इंटू थीटा 1 प्लस थीटा 2 है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना आ गया था, अल्फ़ा आ गया, यानी 2 पाई माइनस 2 अल्फ़ा, यानी 2 इंटू पाई माइनस अल्फ़ा। यही हो गया नेट डेविएशन। नेट डेविएशन क्या हो गया, 2 इंटू पाई माइनस अल्फ़ा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे थीटा 1 पे ये डिपेंड नहीं कर रहा, ना थीटा 2 पे डिपेंड कर रहा है, ना सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा पे डिपेंड कर रहा है। और अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है एंगल बिटवीन द मिरर, एंगल बिटवीन द मिरर, यानी कि सक्सेसिव 2 रिफ्लेक्शंस हुआ मिरर से, 2 मिरर से, तो उनके बीच का जो नेट डेविएशन है वो सिर्फ और सिर्फ एंगल बिटवीन मिरर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू पाई माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अब इसी का यूज़ करके हम लोग कुछ सिंपल चीज़ें, सिंपल एप्लीकेशंस करेंगे। जैसे पहला एप्लीकेशन एक है, केस 1 है, इफ़ द मिरर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर द नेट डेविएशन इज़, यहाँ पे ये ठीक से टाइप नहीं हुआ है, नेट डेविएशन इज़ पाई। द लाइट रे रिवर्सेस डायरेक्शन इरिस्पेक्टिव ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। कह रहा है कि 2 मिरर हैं, वो क्या हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। ये हो गया 2 मिरर, ये पहला मिरर हो गया और ये दूसरा मिरर, दोनों एक दूसरे पे सपोज परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 डिग्री है। अब इसमें क्या कह रहा है कि एक लाइट रे आ रही है ऐसे, अब यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होकर इस पर आ जाएगी, और फिर यहाँ से ये फिर से रिफ्लेक्ट होगी। तो कह रहा है कि इसमें
इस तरह का अगर रिफ्लेक्शन होगा जिसमें 90 डिग्री पे मिरर है, तो ये सीधा सीधा क्या होगा, ये अपने पाथ को रिवर्स कर लेगा। जैसे इंसिडेंट रे इधर है तो ये रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, एकदम अपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि पहले हम लोग एक इक्वेशन निकाल चुके हैं, नेट डेविएशन इज इक्वल टू क्या है, 2 इंटू पाई माइनस अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा क्या हो गया, अल्फ़ा इज एंगल बिटवीन द मिरर। यहाँ पे एंगल बिटवीन मिरर क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे अल्फ़ा के जगह पे हम लोग 90 पुट करते हैं। 90 क्या होगा, पाई बाई 2 करते हैं। तो पाई माइनस पाई बाई 2 क्या होगा, 2 इंटू पाई बाई 2, दैट मीन्स पाई। दैट मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी कोई ऐसे जा रहा है तो डेविएशन होकर क्या होगा, 180, मतलब इतना पूरा घूम जाएगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा सीधा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस डायरेक्शन में था, तो अब क्या होगा, सीधा अपोजिट हो जाएगा, रिवर्स कर जाएगा। रिफ्लेक्टेड रे किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में। इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में, तो जस्ट रिफ्लेक्टेड रे इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये हम लोग, ये नेट डेविएशन के केस से हम लोग ने इसको फाइंड कर लिया। अब एक और केस है, इफ द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू द टू मिरर्स, देन अ स्पेशल रिलेशन फॉर नेट डेविएशन कैन बी ऑब्टेन्ड। कह रहे कि अगर दो मिरर है यहाँ पे, ठीक है, एक मिरर ये हो गया और एक मिरर ये हो गया। इन दोनों के बीच सपोज अल्फ़ा एंगल है इन दोनों के बीच। अब ये क्या कर रहा है, पैरेलल, ये जो पहला रे आ रहा है इंसिडेंट रे, ये सेकंड मिरर के पैरेलल है, M1 है, ये M2 है, इसके पैरेलल ये रे है, और ये इस पे इंसिडेंट होती है और फिर यहाँ से टकराती है और फिर ये वापस निकलती है। ये कह रहा है कि इफ़ द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू द टू मिरर्स। अब ये इसके पैरेलल आई थी और रिफ्लेक्टेड रे क्या है, M1 के पैरेलल निकल जा रही है। थोड़ा सा इसको और अच्छे से ड्रॉ करते हैं तब दिखेगा ये। अब ये रिफ्लेक्ट होके फर्स्ट मिरर के पैरेलल निकल जा रही है। ये इंसिडेंट हुई थी सेकंड मिरर के पैरेलल और निकल जा रही है फर्स्ट मिरर के पैरेलल। तो यहाँ पे नेट डेविएशन क्या होगा, ये निकालना है। तो पहला तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, ये क्या हो गया, सपोज मान लिया ये अल्फ़ा है, ये क्या है, अल्फ़ा है। अगर ये अल्फ़ा है, इसको हम लोग इधर ड्रॉ करते हैं ऐसे। सॉरी, ये अल्फ़ा नहीं है, अभी हम ये अल्फ़ा फाइंड करेंगे। ये अल्फ़ा पहले से नहीं बताएंगे कितना है, ठीक है। ये पैरेलल रे है, ये रे जो है इस मिरर के पैरेलल थी, इस तरह से है, ठीक है। और ये एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है, ये अल्फ़ा है। ये कितना है, अल्फ़ा है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। दैट मीन्स ये एंगल अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब ये अल्फ़ा है तो ये एंगल कितना होगा, ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा हो गया। ये भी अल्फ़ा हो गया। सॉरी, यहाँ से नहीं निकालेंगे इसको, इस एंगल को निकालने का। अब हाँ, एक अब ये और ये पैरेलल भी है। ये पहला तो निकल गया, ये अल्फ़ा हमको निकल गया, ठीक है। अब दूसरा एक और देखते हैं। अब ये मिरर और ये रिफ्लेक्टेड है, दोनों पैरेलल है। सपोज ऐसे है, ऐसे है, और ये एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये अल्फ़ा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। यानी कि ये भी क्या होगा, अल्फ़ा होगा, ठीक है। ये दो एंगल हमको मिल गया। अब ये अल्फ़ा हो जाएगा, सपोज यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ किए, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है। ये एंगल सेम होगा, तो ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा, यानी ये भी अल्फ़ा हो गया, ठीक है। दो एंगल हमको मिल गए, ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा। अब फिर से आप देखिए यहाँ पे ऐसे है, ये कुछ ऐसे है ना, ये लाइन, और ये अल्फ़ा हो गया, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये भी अल्फ़ा हो जाएगा।
फिर से, क्योंकि ये और ये पैरेलल है तो ये एंगल भी क्या हो गया हमारा, अल्फ़ा हो गया। ये एंगल भी क्या हो गया, अल्फ़ा हो गया। सॉरी, यानी कि हमको ये एंगल मिल गया, ये एंगल मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, इतने एंगल हमको मिल चुके हैं। और हमको क्या चाहिए, टोटल डेविएशन। क्या चाहिए, टोटल डेविएशन। टोटल डेविएशन के लिए हम लोग को 2 डेविएशन निकालना होगा। ये पहला डेविएशन हो गया λ1 और ये दूसरा डेविएशन हो जाएगा λ2। ठीक है, और नेट डेविएशन क्या होगा, इन दोनों का सम होगा। नेट डेविएशन क्या होगा, इन दोनों का सम होगा। यही हमको निकालना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया। ये पूरा अल्फ़ा है तो ये आधा क्या हो जाएगा, α/2, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस α/2 यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा, ये पूरा 180 है तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस अल्फ़ा। पहले केस में क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, α/2 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फ़ा। और λ2 क्या हो जाएगा, ये भी पाई माइनस 2 इंटू इंसिडेंट एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये पूरा 180 है, इधर अल्फ़ा, यानी दोनों मिला के 2 अल्फ़ा हो गया। तो 180 माइनस 2 α/2, 180 माइनस 2 α/2। दैट मीन्स ये क्या हो गया, पाई माइनस इसको ऐसे लिख देते हैं, पाई में ही रहने देते हैं, 2 α/2। दैट मीन्स ये हो गया पाई माइनस, ये 2 कैंसिल हो गया, पाई माइनस पाई प्लस 2 अल्फ़ा। दैट मीन्स ये 2 अल्फ़ा हो गया। ठीक है, नेट डेविएशन क्या हो गया, फर्स्ट डेविएशन प्लस सेकंड डेविएशन। फर्स्ट डेविएशन आया था पाई माइनस अल्फ़ा और सेकंड डेविएशन क्या आ गया, 2 अल्फ़ा, यानी टोटल डेविएशन क्या हो गया, पाई प्लस अल्फ़ा। तो ये केस भी हम लोग ड्रॉ कर लिए कि पाई प्लस अल्फ़ा होगा, नेट डेविएशन पाई प्लस अल्फ़ा होगा। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, हम लोग को λ1 मिल चुका है। λ1 कितना है, पाई माइनस अल्फ़ा, और ये कितना है, अल्फ़ा है। आप देखिए यहाँ पे ऐसे ये ट्रायंगल है, सपोज ऐसे एंगल है, ये इस तरह से कुछ है ना, ये ऐसे है। ये पूरा हमको मिल गया पाई माइनस अल्फ़ा और ये पोर्शन है अल्फ़ा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, दिस एंगल माइनस दिस हो जाएगा, यानी पाई माइनस अल्फ़ा, दैट मीन्स ये पाई माइनस 2 अल्फ़ा हो जाएगा। यही हो जाएगा ना। तो एंगल हम लोग निकालें, अगर इसको सपोज ओ मान लेते हैं और ये ए है और ये बी है, तो एंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2 अल्फ़ा हो जाएगा। एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2 अल्फ़ा। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ निकाल लिया। अब इस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं, पाई माइनस 2 अल्फ़ा हो गया। सॉरी, हम लोग यहाँ से फिर से ड्रॉ कर रहे हैं। हम लोग नेट डेविएशन कितना निकाला था, पाई प्लस अल्फ़ा निकाला था। ठीक है, और हम लोग पिछले क्वेश्चन से हम लोग क्या रिलेशन डिराइव कर चुके हैं कि जो नेट डेविएशन होता है वो सिर्फ इसके एंगल पे डिपेंड करता है, और उसकी वैल्यू क्या आती है,
2 पाई माइनस अल्फ़ा, 2 पाई माइनस अल्फ़ा। नेट डेविएशन क्या होता है, अगर अल्फ़ा एंगल है दोनों मिरर के बीच तो 2 पाई माइनस अल्फ़ा ये होना चाहिए। और हम लोग निकाल चुके हैं कितना, पाई प्लस अल्फ़ा आ रहा है, तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो गया, पाई प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फ़ा। दैट मीन्स ये हो गया पाई प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 2 अल्फ़ा। इससे क्या हो गया, अल्फ़ा को एक साइड लाया तो 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई। तो अल्फ़ा क्या हो गया, पाई बाई 3। पाई कितना होता है 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स ये 60 डिग्री। यानी अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से आ गई हमको 60 डिग्री। यानी इस तरह से अगर पैरेलल होने के लिए इंसिडेंट रे पैरेलल आए सेकंड मिरर के और ये रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल निकल जाए फर्स्ट मिरर के लिए, इसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 60 डिग्री होनी चाहिए। अल्फ़ा की वैल्यू होनी चाहिए 60 डिग्री। 60 डिग्री पे अगर दोनों मिरर रहेंगे तो ऐसे रेज निकल जाएगी। इंसिडेंट रे पैरेलल रहेगी सेकंड मिरर के एंड रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल होगी फर्स्ट मिरर के। आज इतना ही।